मित्रों, नमः संस्कृत। मैं प्रकाश और वाराणसी से आप सभी लोगों का ई लर्निंग गुरु दिवस में वापस से स्वागत करता हूँ। अभी अभी हम लोग पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञाएं एवं परिभाषाएं, जिसमें हम सभी लोगों ने देखा वृद्धि संज्ञा, उसके बाद हम लोग देखे गुण संज्ञा, उसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और संज्ञा के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और वह कौन सी संज्ञा होगी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे सवर्ण संज्ञा की। ठीक है, किस संज्ञा के ऊपर बात करेंगे? सवर्ण संज्ञा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सवर्ण संज्ञा। इस सवर्ण संज्ञा का जो सूत्र है वह है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। क्या है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। यह सूत्र है। अब हम लोग ये समझेंगे कि सवर्ण क्या है। तो सवर्ण क्या है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो पहले अध्याय के पहले पाद के 9वां सूत्र जो है यह इससे संबंधित तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। अब ये हम लोग देखेंगे कि कभी आगे पीछे दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम बताएं कि जो हमको लगता है कि हम लोग जो मूल चीजें बार बार जो इंपॉर्टेंट चीजें बार बार आती हैं उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो श्रवण संज्ञा क्या है? तुल्यास्य प्रयत्नम श्रवणम मतलब क्या है? जिन दो या दो से अधिक वर्णों के कंठ, कंठ हुआ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सब जो उच्चारण स्थान होते हैं ना, उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न, हम लोग अभ्यंतर प्रयत्न पढ़ चुके हैं। तो जब दो या दो से अधिक, जब भी सवर्ण संज्ञा दो की तुलना कराएंगे तो एक सिंगल की तुलना तो होगा नहीं, दो की तुलना कराएंगे तो क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक वर्णों की उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न समान हो जाते हैं तो हम उन दो वर्णों को सवर्ण संज्ञा कर, उसको हम सवर्ण वर्ण कहते हैं या कह सकते हैं उनकी उनकी संज्ञा जो होती है सवर्ण संज्ञा होती है। एक बात ध्यान रहे, एक बात ध्यान रहे कि उच्चारण स्थान और प्रयत्न दोनों बराबर हो जाएं। अगर एक स्वर और एक व्यंजन के, मतलब एक स्वर ले लें एक व्यंजन ले लें, दोनों का मतलब इसका इन दोनों का उच्चारण स्थान भी बराबर है, इन दोनों के प्रयत्न भी बराबर हैं, तब भी ये दोनों सवर्ण नहीं होंगे। मतलब एक व्यंजन का एक स्वर वर्ण के साथ में सवर्ण संज्ञा नहीं। सूत्र है नाच झलो, नाच झलो ऐसा कह दिया गया है। मतलब क्या है कि जब दो वर्ण हम लें और दोनों वर्ण में अगर हम एक व्यंजन ले लें और एक स्वर ले लें और दोनों का उच्चारण स्थान भी सेम करवा दिए और दोनों के जो है प्रयत्न भी सेम करवा दिए, तो अब आप ये सोचिए कि तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम से सवर्ण संज्ञा हो जाएंगे तो नहीं। तब किसकी सवर्ण संज्ञा होगी? स्वरों के लिए बात किया जाए ना। तो अब हम क्या बताएंगे? जिन दो या दो से अधिक स्वर वर्णों की कहते जा से रहेगा उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न समान हो जाते हैं, वे क्या हो जाएंगे? सभी के सभी सवर्णी कहे जाएंगे। इसका क्या मतलब है? थोड़ा सूत्र का मतलब समझ लेते हैं। सूत्र को खोलेंगे तो ज्यादातर पूरी चीजें निकल करके सामने आ जाए। तो यहाँ पे एक शब्द है तुल्य, फिर एक है अस्य, क्या है? तुल्य, और एक आस्य है, तुल्य आस्य, फिर क्या है? प्रयत्नम, फिर क्या है? श्रवण। ध्यान देना, एक है तुल्य और एक क्या है? आस्य, प्रयत्नम, श्रवण। तुल्य मतलब समान, माने बराबर हो जाए ना। क्या? ध्यान देना, उच्चारण स्थान और क्या हो जाए? प्रयत्न। कर रहे हैं कि जब दो वर्णों के उच्चारण स्थान और उनकी प्रयत्न में अभ्यंतर प्रयत्न होता है। यहाँ पे आश्चर्य प्रयत्न लिखा है, लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पर वो अभ्यंतर प्रयत्न के बारे में बात करते हैं। ज्यादातर हम लोग प्रयत्न प्रयत्न बोल देते हैं, मतलब उसी से होता है। तो वे क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के सवर्णी कहे जाते हैं। ठीक, तुल्याश्य प्रयत्नम सवर्णम अर्थात ऐसे दो वर्ण जिनके कंठ, ताल, मूर्धा, दंत से जो उच्चारण स्थान होते हैं, दोनों वर्णों के उच्चारण स्थान और दोनों के अभ्यंतर प्रयत्न अगर समान हो जाते हैं तब वे क्या हो जाएंगे? सवर्णी कहे जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि एक व्यंजन वर्ण रहे और अगर एक स्वर वर्ण रहे
तो इन दोनों के समान हो भी गए उच्चारण स्थान और अभ्यांतर प्रत्यय, तब भी यह जो है सवर्णी नहीं कहे जाएंगे। सवर्णी वाली यह सिस्टम जो है एक इसमें लिए गए हैं, स्वरों वाले में लिया गया है। अब अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखें तो पता चलेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो अवर्ण है, अगर हम सेम वर्ण ले लेते हैं अ, तब तो चूंकि दोनों आइडेंटिकल बिल्कुल सेम हो गया तो इसका उच्चारण स्थान इसका सब कुछ सेम हो जाएगा। अगर हम यहाँ आ ले लें, अ के साथ में आ क्या होगा, तो अ के साथ में आ सवर्णी है। अ के साथ में आ क्या है, सवर्णी है। ये क्योंकि इसी के प्रकार में ही आएगा, इसका कंठ है भी, इसका कंठ, इसका प्रत्यय दोनों समान हो जाएंगे, अर्थात यह दोनों क्या हैं, सवर्णी हैं। ठीक, ये सवर्णी हैं। इसी तरीके से अगर हम एक ह्रस्व ई ले लें, एक दीर्घ ई ले लें, अब दीर्घ ई ले लें तब भी हो जाएगा, ह्रस्व ई ले लें तब भी हो जाएगा, लेकिन ई और ई के साथ में अगर लिया जाएगा तब भी सवर्णी है। इसी तरीके से कहा जाए कि ऊ के साथ में दीर्घ ऊ सवर्णी है, और री के साथ में जो दीर्घ री है वह क्या हो जाएगा, सवर्णी है। ठीक, री को एक बार में लिखते हैं और दीर्घ री को एक दो बार में लिखते हैं, ये दोनों भी क्या है, सवर्णी। एक बात यहां से निकल के आती है, लरी का किसके साथ, तो एक सूत्र निकल करके आया। वह सूत्र क्या है, उस सूत्र को आप लोगों को याद कर लेना चाहिए कि री और लरी और री, आप कहिए यह री या आप कहिए यह री, ठीक है, दोनों री, ये दोनों री और री आपस में सवर्णी माने गए हैं, ये बात करेक्ट है। इसके लिए एक वार्तिक आई है, एक अलग से नियम आया है, और वह वार्तिक आप लोग याद कर लीजिएगा कि री वर्णयोः मितः सावर्ण्यं वाच्यम, री वर्णयोः मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, मतलब री और ली वर्ण एक दूसरे के सवर्णी माने गए हैं, सवर्णी हैं। यह एक वार्तिक आया और वार्तिककार ने लिखा कि री और ली को आपस में सवर्णी मान लो। ठीक, री और ली दोनों को आपस में सवर्णी मान लो, एक ऐसा परम आदेश आ गया ऊपर से, तो हमको मानना पड़ गया। 100-150 साल तक इसको अलग रखा गया था, इसको इस सवर्णी नहीं माना गया था, पाणी नहीं माने थे। जब उसके बाद आए जो वार्तिककार हैं तब उन्होंने माना। आप लोग बताइएगा वार्तिककार कौन है। ठीक, एक भाष्यकार है और एक वार्तिककार है, त्रिमुनियों में आप लोगों को नाम याद होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, सूत्र लिख देते हैं कि री वर्णयोः, री वर्णयोः, री और री मतलब यहाँ पे द्वंद्व समास हुआ ना, री वर्णयोः मिथः सावर्ण्यम री वर्णयो सा। अब ऐसे मकार आगे वह लिखेंगे वाच्यम, तो यह मकार आएगा नहीं, इसीलिए हम सोच रहे थे उसे मिटा के आगे, क्योंकि वो आएगा नहीं। सावर्ण्यम ये अनुस्वार में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि आगे व्यंजन वर्ण आ है, वाच्यम। ठीक, क्या करोगे, री वर्णयोः मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। इस वार्तिक से, और ध्यान देना यह क्या है, यह वार्तिक है, इस वार्तिक से री और ली को क्या बना दिया गया है, सवर्णी। इस वार्तिक से री और ली आपस में सवर्णी मान लिए गए हैं, ये ध्यान देना, इसी वार्तिक से। ठीक, इस वार्तिक से यह क्या हो जाएंगे, सवर्णी हैं। इसको लिख लेना, सूत्र कई बार आता है, नहीं तो भूल जाओगे। यह अब यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि अ के साथ में आ सवर्णी है, ई के साथ में ई सवर्णी है, ऊ के साथ में ऊ सवर्णी है, री के साथ में री सवर्णी है, री के साथ में री आए, दीर्घ री आए, तब भी वो सवर्णी है। इसीलिए जब आप लोग अकह सवर्णे दीर्घ पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि जब अक के बाद कोई सवर्णी आए, अर्थात अ के बाद अ ग्रुप का कोई आए, जैसे अ के बाद आ आए, या आ के बाद आ आए, आ के बाद अ आए, या अ आए, तो यह अ और आ का जो कॉम्बिनेशन है वे सवर्णी माने जाएंगे। अ के साथ में ई सवर्णी नहीं होगा। अगर हम बात करें सब सवर्णी हैं, और यहाँ पे चेक करें, सपोज करो अगर यहाँ पे हम कुछ चेक करना हो हमको, तो हम कैसे चेक करेंगे। देखो, अगर मान लो कि यहाँ पे अ वर्ण है और अगर यहाँ पर ई वर्ण है,
अगर हम इसका उच्चारण स्थान देखें तो इसका उच्चारण स्थान कंठ आएगा, इसका उच्चारण स्थान तालु आ जाएगा। अब बताओ हम क्या कहे थे कि दो वर्णों के सवर्णी होने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान समान होना चाहिए। यहाँ पे उच्चारण स्थान बराबर नहीं है, अतः यह दोनों वर्ण सवर्णी नहीं है। अगर हम यहाँ पर एक अ ले लिए और यहाँ पर अगर एक हम उ ले लिए, इसका उच्चारण स्थान देखेंगे आएगा कंठ और इसका उच्चारण स्थान देखेंगे आएगा ओष्ठ। अब बताओ जब यह इसका उच्चारण स्थान ही समान नहीं है तब ये बताओ सवर्णी कैसे बनेंगे। ये जब समान नहीं है तो ये सवर्णी नहीं हो सकते। अब हमको दो वर्ण लेने पड़ेंगे जिनके उच्चारण स्थान समान हो। सपोज करो कि हम एक ले लिए यहाँ पर अ और एक ले लिए क, इसका उच्चारण स्थान तो बराबर है, इसका भी कंठ है और अकुह विसर्जनीय नाम से इसका भी कंठ है। अभी दोनों का कंठ तो हो गए, आप ध्यांतर प्रयत्न अगर मिलाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा विवृत और इसका हो जाएगा स्पृष्ट। सेम नहीं है तब भी ये गलत हो जाएगा। और अगर बाई चांस कहीं से खोज खाज के काक निकाल भी लाना तो उसको सवर्णी नहीं माना गया है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो अब कुछ लोगों को लास्ट लाइन नहीं समझ में आया होगा जो भी अभी मैंने बोला कि वो सवर्णी नहीं है। फिर से हम उसको एक बार देख लेते हैं, उसमें क्या नहीं समझ में आई होगी, हमको मालूम है क्योंकि कुछ लोग ना एकदम क्षमता कुछ इधर उधर मैंने कर दिया जिसकी वजह से मेरे कंप्यूटर की कुछ सेटिंग इधर हो गई, ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, मान लीजिए यहाँ पर अ वर्ण है और यहाँ पे हम कहे हैं क वर्ण है। अगर इसके उच्चारण देखो, दो वर्णों को सवर्णी होने के लिए माना दो बच्चों को भाई भाई होने के लिए क्या जरूरी है, एकदम सगा भाई होने के लिए क्या जरूरी है कि वो एक ही पापा के बटे हों, माने उनके पापा समान हो उनकी मम्मी समान हो, वो दोनों क्या हो गए भाई भाई हो गए ना। पापा समान हो गए मम्मी समान नहीं तो अब हम उसको कैसे भाई एक्सेप्ट करें। इसीलिए वार्तिक आया, कुछ बब्बा दद्दा बाद में आए और वो कहे कि इसको मान लो कि भाई है, अब जाने दो जो हो गया हो गया। तो इसी में वह री और ली को माना गया। नहीं री बेचारा एक लौता था, इसका कोई जोड़ा नहीं बनता था, जबकि री और दीर्घ री ये सबका था। तो इसको कहे भैया इसको भी ले लो, क्या करोगे, इसको भी अपने भाई है जैसा मानो, सवर्णी मान लो तुम्हारे ही वर्ण का है, तुम्हारे ही साथ का है, तुम्हारा ही भाई है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कहें ये दोनों का क्या होगा, अगर दोनों लोग सवर्णी हैं इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, दोनों के पिताजी का नाम पूछेंगे, दोनों के माताजी का नाम पूछेंगे, दोनों मैच कर रहा है तो दोनों के। इसका मतलब हम कहना ये चाहते हैं कि दोनों के उच्चारण स्थान और दोनों के प्रयत्न चेक करना है। क्यों, क्योंकि हम अभी भी बताए हैं कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र से कि जिन दो वर्णों का, दो या दो से अधिक वर्ण कुछ भी हो सकते हैं, जिन दो वर्णों का उच्चारण स्थान समान हो जाए और उनके प्रयत्न समान हो जाएं तब वे दोनों वर्ण क्या कहे जाएंगे, तो वे दोनों वर्ण सवर्णी कहे जाएंगे ना। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा कंठ और इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा कंठ। इसका उच्चारण स्थान तो हो गया, इसका प्रयत्न अगर हम चेक करें तो इसका क्या हो जाएगा स्पृष्ट, स्पृष्ट, इससे विपरीत तो विपरीत होगा। और इसका क्या हो जाएगा, ये तो कंठ क का है, एक वर्ण क्या स्पृष्ट का है, ये समान नहीं हुए, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए सवर्णी नहीं है। तो अब आप ध्यान देना कौन से किसके साथ कौन वर्ण किसके साथ सवर्णी है। अब अगर सपोज करो कि कोई उसमें बच्चा लेके आए कि गुरुजी अगर मान लीजिए क और यहाँ पे ले लें ख, अब इसका भी कंठ है इसका भी कंठ है, अब कहें इसका भी स्पृष्ट है इसका, इधर हम बात ही नहीं कर रहे हैं, व्यंजन वर्ण में बात ही नहीं कर रहा है वो करने के लिए, एक स्वर एक व्यंजन के लिए भी बात नहीं कर रहा है। हमको ये सब सारी गणना स्वरों के लिए यहाँ पर करनी है। किसके लिए करनी है, स्वरों के लिए करनी है। और आप लोग सवर्ण संज्ञा इसको आप पढ़ते हैं कहाँ, अतः सवर्ण दीर्घा वाले सूत्र में आप सवर्ण संज्ञा के बारे में अवश्य पढ़े रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। नहीं पढ़े हैं तो अभी हम आगे तो दीर्घ संधि पढ़ाएंगे, उसमें आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन किसके सवर्णी है, सवर्णी है या नहीं है। तो ध्यान देना यहाँ पे जो ग्रुप बन करके आया है एक अ ई उ री, और इसी में आपका दीर्घ संधि भी होता है। दीर्घ संधि ए ओ ऐ में नहीं करते हुए आप देखे होंगे, आप इसी में स्वर संधि का दीर्घ संधि करते हुए देखेंगे। आ हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा, दीर्घ री हो जाएगा। इस तरीके के आप एग्जाम्पल और इस तरीके के क्वेश्चन आप यहीं पे देखे होंगे, दूसरे में नहीं देखे होंगे। ठीक, तो यह रहा आपका कौन सा संज्ञा, सवर्ण संज्ञा। चलिए हम लोग नेक्स्ट एक और संज्ञा पे बात करते हैं।
एक एक संज्ञाओं पे आप लोग चर्चा करोगे तो ज्यादा सही है, और उसको क्लियर करते चलना। क्वेश्चन कैसे आता है ये भी हम बता देंगे, क्वेश्चन करवाएंगे तो। श्रवण संज्ञा हो गया, इसी पर आता है एक संयोग संज्ञा। ये संयोग संज्ञा पहले अध्याय के पहले पाद का 7वां सूत्र, कौन सूत्र है? 7वां सूत्र है। ये पाणिनि अष्टाध्यायी का क्रमांक होता है उनका। अब संयोग संयोग क्या होता है? संयोग हम किसे कहेंगे? तो इसका जो सूत्र है ये आप ध्यान से सुनना। संयोग के लिए हलो अनंतराह संयोग, क्या है? हलो अनंतराह संयोग। क्या है? हलो अनंतराह संयोग। इसका क्या मतलब है? हल मतलब क्या है? व्यंजन वर्ण। हल का क्या मतलब है? हल का मतलब यहाँ पर व्यंजन वर्ण से है। अनंतरा माने लगातार वर्ण होने चाहिए। अगर लगातार व्यंजन वर्ण है, हल मतलब यहाँ पे हल है, और हल का मतलब क्या हो जाता है? व्यंजन वर्ण ना। अभी बात आती है कि अनंतरा माने एक के बाद एक व्यंजन वर्ण, उसके बीच में कोई स्वर न, उसके बीच में कोई स्वर न हो। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर? इसका अर्थ मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण जिनके बीच में कोई स्वर न हो, ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण जिनके बीच में कोई स्वर न हो। यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण जिनके बीच कोई स्वर ना ना हो या न हो, शुद्ध भाषा में होता है स्वर न हो, हम लोग बोल देते हैं ना, न हो, उसकी कौन सी संज्ञा होती है? उसको हम संयोग संज्ञा कहते हैं। ठीक, संयोग संज्ञा कहते हैं। या फिर समझ लो कि ना हो, बस इतना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संयोग संज्ञा कहते हैं। संयोग संज्ञा क्या है? ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण है यहाँ पे ध्यान देना, दो व्यंजन के बीच में अगर कोई स्वर नहीं है तो वो दोनों व्यंजन वर्ण जो है संयोग संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन पूछेगा इस शब्द में किसकी संयोग संज्ञा, तो आप बता दोगे इसकी संयोग संज्ञा। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें उदाहरण में, उदाहरण वाइज तरह कर लेते तो ज्यादा सही है ना। उदाहरण में अगर हम बात करें, हम लोग उदाहरण ले यहाँ पे, ध्यान से देखना। पहली उदाहरण, अग्नि। अग्नि का पहले हम वर्ण वियोजन करते हैं। वर्ण वियोजन सबको आना चाहिए। पहले कौन है, तब कौन है, तब कौन है, ये पता होना चाहिए। नहीं पता चला कि पहले न लिख दिए फिर ग लिख दिए, ई कुछ पता नहीं। कुछ एक बच्ची पर कर रही थी सर यहाँ पे छोटी मात्रा ई पहले आया है, ग बाद में आया है, तब न आया है, तो लिख रही थी अ ई ग न, अ ई ग तब न, तो उल्टा लिख रही थी। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सही क्रम क्या है और कौन सा यह क्रम सही माना जाता है, तभी आप सही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। ये दोनों वर्णों को थोड़ा ध्यान से देखना। इन दोनों वर्णों के बीच में कोई भी स्वर वर्ण नहीं है, अर्थात ग और न की कौन सी संज्ञा होगी? ग और न को संयोग संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। कहेंगे कि यहाँ पर ग और न की संयोग संज्ञा। ठीक, पहला एग्जाम्पल आपका यह करेक्ट है। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो ठीक है, अदरवाइज दूसरा एग्जाम्पल लीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम दूसरे वाले पेज पे ले रहे हैं। जैसे पुष्प, जैसे जैसे पुष्प, देखो पुष्प को आप कैसे करेंगे? प उ श प अ, इसका पूरा वर्ण वियोजन हो। अब इसमें अगर आपको करना हो कि इसमें कौन सा बनेगा, तो क्या करोगे? ध्यान देना, यह स्वर वर्ण यहाँ है, यह स्वर वर्ण यहाँ है, इसके दोनों के बीच में ये दोनों वर्णों की श और प की संयोग संज्ञा होगी। क्या होगी? संयोग संज्ञा होगी ना। इसको ध्यान देना। कभी कभी अगर आप देखोगे तो उसमें संयोग वर्णों की संज्ञा जो है अधिक हो जाती है। जैसे राष्ट्र,
ना। राष्ट्र को करेंगे तो क्या लिखेंगे, र आ स ट र अ। इसमें अगर हम दो व्यंजन वर्णों को पकड़ें तो ये दो व्यंजन सॉरी ऐसे व्यंजन वर्ण पकड़े जिनके बीच में स्वर ना हो, तो यह वाला स्वर आ है, यह वाला स्वर अ है। अगर हम बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इन तीनों वर्णों के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, अर्थात स ट र की, स ट र की क्या हो जाएगी, संयोग संज्ञा हो जाएगी। स ट र को क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे। यहाँ पे इसकी संयोग संज्ञा हुई है। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं। ठीक, राष्ट्र। अच्छा, पुष्प ऐसे ऐसे लिखा होगा विषय में, तो आप लगा लेना लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्र, राष्ट्र क्या, भक्ति, भक्ति ले लोगे तो क्या हो जाएगा, भ अ क क ई, भक्ति। अब भक्ति में अगर हम बात करें तो किसकी संयोग संज्ञा होगी, भक्ति में देखिए बात करें तो अ और ई के बीच में यहाँ पर अगर हम देखें क और त की संयोग संज्ञा होगी। किसकी, क और त की संयोग संज्ञा होगी। अब हमारे समस्या आप समझ गए होंगे कि संयोग किसे कहते हैं और हलो अनंतराह संयोग का क्या मतलब है। हलो अनंतराह संयोग का यही मतलब है, हल अर्थात व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण अर्थात ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण जिनके बीच में कोई भी स्वर ना हो, जिनके बीच में कोई भी स्वर ना हो, ऐसे ऐसे जो वर्ण होते हैं उनकी संयोग संज्ञा होती है। ऐसे वर्णों की कौन सी संज्ञा होगी, संयोग संज्ञा होती है। ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। हम बताए हैं कि एक एक वीडियो में बहुत सारी संज्ञाओं के बारे में अगर हम चर्चा कर देंगे तो आप लोगों को बोरिंग लगने लगेगा और बहुत बड़ा वीडियोज हो जाएगा। तो हम आप लोगों को दो दो संज्ञा, एक एक दो दो संज्ञा, तीन तीन संज्ञा, दो दो संज्ञा कर करके, कोई बड़ा होगा तो एक ही संज्ञा करेंगे, तो आप लोगों को छोटा थोड़ा शार्ट वीडियोस देंगे। आप अल्टरनेट इस पूरे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 में देखते चले जाओ, बहुत आनंद आएगा, बड़े अच्छे से आएगा। क्वेश्चन पूछ देंगे कि बताओ बुद्धि में, या कोई ऐसे दे देंगे शक्ति में किसकी संयोग संज्ञा है, तो उसमें आप देखोगे क और त की संयोग संज्ञा आएगी। बुद्धि में द और ध की संयोग संज्ञा आएगी। भक्ति में क और त की संयोग संज्ञा आई। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन उसमें आएगा और उसके नीचे पोल दिया रहेगा, उसमें आपको चुनना होगा कि इसमें किसकी किसकी संयोग संज्ञा है, तो आप उसको पकड़ोगे। ऐसे वर्ण जिनके बीच में स्वर न हो, वे सभी वर्ण जो है, वे सभी व्यंजन वर्ण क्या हो जाएंगे, संयोग के अंतर्गत जोड़ लिए जाएंगे, उसके अंतर्गत काउंट होंगे। तो आप सभी लोग बिना किसी गलती के ऐसे क्वेश्चन को छांटिएगा। देखिए एक एक टॉपिक से, एक एक यूनिट से, एक एक जगह से एक एक क्वेश्चन दिए जाते हैं। कभी कभी अगर तो सोचो संधि से दो क्वेश्चन आ गए या कारक से दो क्वेश्चन आ गए, तो सोचो कि वो कहीं ना कहीं से वो क्वेश्चन नहीं आए। 25-30 क्वेश्चन पूछने हैं, चैप्टर की संख्या बहुत सारी है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आपको हर एक टॉपिक को ध्यान से देखना है, न जाने किस टॉपिक से क्वेश्चन बन जाए। और अगर आप लोग एक एक क्वेश्चन मिस करने लगे, एक एक क्वेश्चन गड़बड़ करने लगे, तो गए काम से, तो गए काम से। हो ही जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा, फिर तो आप कहाँ कर पाओगे, फिर हो ही नहीं पाएगा ना। तो आप लोगों को ध्यान दे देकर करके एक एक क्वेश्चन को विशेष ध्यान दे करके पढ़ना है, और उसमें कहीं भी गड़बड़ी कुछ नहीं करनी है। अगर ऐसा कुछ करोगे तो सब चला जाएगा, नारायण भज दो। ठीक है, तो आप ध्यान देना, ऐसे सारे के सारे जितने भी वर्ण हैं, जितने भी सभी लाइनें होंगी, उसको विशेष ध्यान दे करके पढ़ना, तभी जा करके हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। चलिए मैं एक छोटी सी और एक संज्ञा है उसको भी इसी में ले लेता हूँ, उसको भी देख लेता हूँ, अगर हो जाए तो कर देते हैं। लेकिन हमको लग रहा है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी फिर अपलोडिंग वगैरह में, या फिर क्वेश्चन को करवा देते हैं एक दो। एक से ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, मतलब दो से ज़्यादा करेंगे तो सब बड़ा हो जाएगा, आपको समझने में एक भी जल्दी होने लगेगी आप लोगों को। दो दो पढ़िए, ज़्यादा से जाएगा। क्वेश्चन हम एक दो कर दे रहे हैं। क्वेश्चन अगर हम यहाँ लिख दें, निम्न में कौन सवर्णी नहीं है, यहां ऑप्शन आ जाएगा अ आ,
ई ई रील री ल और लृ। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस तरीके से आएगा, निम्न में कौन सवर्णी नहीं है, अर्थात कौन सा जोड़ा है जो सवर्णी नहीं है, जो सवर्णी में नहीं काउंट किया गया। तो अभी मैं बताया हूं कि तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम से अगर आप देखेंगे तो यह बात आती है कि ऐसे दो या दो से अधिक वर्ण जिनके उच्चारण स्थान और बाह्य प्रयत्न समान होते हैं, ऐसे वर्ण क्या होते हैं, सवर्णी कहे जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अ आ सवर्णी है, ई सवर्णी है, रिल री सवर्णी है, यह वार्तिक है। रिल री मिथ्वा सवर्णम वाच्यम सूत्र से यह क्या हो गया, आपका सवर्णी है। इसको ध्यान देना, लोग यहाँ टपका देते हैं। जबकि ल और री, ल यहाँ व्यंजन वर्ण है, री आपका स्वर माना गया है। यह जो है आपका ल और री, यह सवर्णी नहीं है, ध्यान देना, यह वाले सवर्णी नहीं है। और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर डी होगा। कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन बना कर करके वो निकालते हैं, पूछते हैं, और इसी में ला करके वो भ्रमित करते हैं, ताकि आप लोग भ्रमित हों, गलती करें, कहीं गलती करेंगे, इधर उधर करेंगे, चला जाएगा, फिर क्वेश्चन गया, फिर आप पछताते रह जाओगे कि हाँ ये क्या कर दिया मैंने। तो यह तो हो गया निम्नलिखित में कौन सवर्णी नहीं है। क्वेश्चन कभी कभी आ जाएगा कौन सवर्णी है, तो सवर्णी है तो अब आप लोग तो छांटे ही लोगे, कौन सवर्णी है ये भी छांट लोगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। आगे दे देते हैं कि इस ऊपर से लिख देंगे। कभी क्वेश्चन आता है कि रील री सवर्ण रील री वर्णयोः मिथा सवर्णम वाच्यम, यह वाला सूत्र किससे संबंधित है। तो आ जाता है री और री को सवर्णी बनाने वाला सूत्र है। री और री क्या है, रियल री को सवर्णी बनाने वाला क्या है, सूत्र, सूत्र है, वार्तिक है या कथन है, ये ऐसे ऐसे करके दे देंगे। तो ध्यान देना वह क्या है, वार्तिक है। कुछ और क्वेश्चन अगर हम बात करें, अगर हम और क्वेश्चन बात करें और यहाँ पे लिख दें भक्ति या पुष्प, लिख देते हैं पुष्प, अभी भक्ति लिखे हैं ना, पुष्प भी लिखे हैं, पुष्प भी लिखे हैं, पुष्प, पुष्प भी बताएं, अग्नि बताएं, पुष्प ही लिख लेते हैं, सरल क्वेश्चन है। पुष्प में संयोग संज्ञा है किसकी, किन वर्णों का संयोग संज्ञा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स और अ का, स और प का, प और अ का, प और स। ठीक, धन धन लगा दिए ताकि आप लोग समझ लें कि हाँ ये जो अलग अलग हम धन धन करके लिख देते हैं, ऐसे लिख दिया होगा या फिर अलग अलग लिख दिया होगा, स कामा अ, ऐसे से कामा भी लगा के लिख दिया जा सकता है, या फिर ऑब्लिक भी लगा के दे सकते हैं, या डैश लिखा रहेगा किस किस के बीच में संयोग संज्ञा है, तो आपको यह पकड़ना होगा। तो अब आपको देखिए, अगर इस वाले पुष्प को अगर आप तोड़ोगे, पुष्प को अगर आप तोड़ोगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, वह कौन सा वर्ण है जो ऐसा कर सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, जब भी कभी आए तो पहले आप उसका वर्ण विच्छेद अवश्य कीजिएगा। लिखेंगे प उ श प प। बहुत किताबों में इसके बीच में से प्लस 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 लगा होता है, मैं प्लस इसलिए नहीं लगाता कि मैं प्लस लगाता हूँ संधि करने के लिए, और केवल बस ऐसे तोड़ने के लिए, अलग करने के लिए, दिखाने के लिए, तो मैं ऐसे साइड में देखिए ऐसे ऐसे लिख देता हूँ, बस उसके पास पास में लिख देता हूँ, आप समझ जाते हैं कि हाँ ये क्या हो जाता है, ये इसको तोड़ करके अलग किया गया, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारी किताब में प्लस प्लस लिखा रहता है, कोई बहुत बड़ी ये इशू नहीं है कि नहीं प्लस ही रहे या ऐसा रहे, ऐसा कुछ बहुत बड़ी मैथ वैथ का लफड़ा नहीं है कि हाँ यहाँ पे कौन साइन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बहुत बड़ी इशू ना बनाओ, बस यहाँ समझो कि हाँ क्या करना है आपको, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ उ यहाँ अ, इन दोनों के बीच में इन दो वर्णों की संयोग संज्ञा होगी। तो यह वर्ण ध्यान देना, स और प आना चाहिए, प और स लिखा है तो मत करना, प और स की अपेक्षा इसको करना ही मत, श और प खोज लो, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, और आप बी आंसर करना, डी कतई ना करना, ठीक। और इसके बीच में स्वर और व्यंजन के बीच में ऐसे कहीं नहीं करना, व्यंजन व्यंजन के बीच में ही आना चाहिए। हलो अनंतरा संयोग सूत्र है,
कभी कभी क्वेश्चन देते हैं हलो अनंतराह डॉट डॉट डॉट, कभी क्वेश्चन दे देते हैं हलो अनंतराह और फिर बाद में लिख देंगे डॉट डॉट डॉट। तो आप क्या बताओगे, हलो अनंतराह संयोग, क्या बताओगे, हलो अंतराह संयोग, अर्थात जब ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण आए जिनके बीच में कोई स्वर वर्ण न हो, तो इसका मतलब वे क्या कहे जाते हैं, वे सब के सब की संयोग संयोग। चलिए, तो अभी आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, करते रहिए, रिवाइज कीजिए, ना एक बार में समझ में आए तो 2 बार 3 बार वीडियोस देखिए, आप ही लोगों के लिए वीडियोस पड़े हैं, तो सभी वीडियोस आप 2 बार 3 बार देखिए, पढ़िए, समझिए, जिस तरीके से भी समझ पाए। और अगर तब भी नहीं आता है तो निश्चित तरीके से कमेंट कीजिए और आप अपने क्वेश्चन सीधे पूछ सकते हैं, और जो ही आपका क्वेश्चन मुझसे मिलेगा मैं एक अलग वीडियो में आकर के आपको सारी प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद।